Hello and a very warm welcome to everyone watching today's episode. I'm Dr. Preeti Sharma from Department of English and Foreign Languages, Girijananda Chaudhary University, and I'm delighted to be your host for today's podcast. Today's episode is truly special and a little different from our usual conversation because we are bringing together language, culture, research, teaching, and a shared Indo-Russian intellectual journey. What makes today's conversation interesting is when you meet a Russian teacher teaching Hindi. With immense pleasure, I would like to introduce our distinguished guest for today's podcast is Dr. Indira Gajieva, popularly known as Indira Gajieva. She is an associate professor in Department of Oriental Languages at the Institute of Linguistics, Russian State University for Humanities. Dr. Gajieva is also the author of the important works including the Hindi textbook Read and Speak Hindi, published in Moscow in 2006, and Elementary Grammar of the Hindi Language, which has helped generations of Russian learners to learn Hindi language. So let us welcome Indira ji. Namaste Indira ji. आपके नाम के बारे में कुछ बताइए. नमस्ते सभी को. मेरा नाम इंदिरा है. तो मेरा नाम इंदिरा है. मेरे पिताजी ने मुझे दिया गया था जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ आए हुए थे 20वीं सदी में. और सभी उसी ज़माने में सभी रूसी वाले लड़कियों को दिया गया नाम. इसलिए तो इंदिरा नाम तो बहुत लोकप्रिय है और बहुत प्रसिद्ध है रूसी लोगों के लिए. अभी आगे बढ़ते हुए मैं आपको पूछना चाहती हूँ, जैसे आपको पता है भारत और रूस के बीच दशकों पुराना भरोसेमंद संबंध रहा है. आप इस मित्रता के ऐतिहासिक नींव को कैसे देखते हैं और आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इसे क्या खास बनाते हैं? तो वैसे तो हमारे कूटनीतिक संबंध तो अगले साल तो हमारे रूस और भारतीय कूटनीतिक संबंध तो 80 वर्ष होने वाले हैं. तो पहले जब अप्रैल के 13 तारीख को 1987 में हुआ है. तो उसी साल में कूटनीतिक संबंध शुरू हुई हमारे रूसिया और भारतीयों के बीच. लेकिन सांस्कृतिक संबंध तो 1985 में शुरू हुआ. और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा, उनकी बेटी इंदिरा नेहरू के साथ आई हुए थे सोवियत संघ, और उसी ज़माने से संस्कृति संबंध शुरू हुए. और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आए हुए थे बहुत अजीब बात थी क्योंकि सभी रूसी लोग सोवियत लोग जो है वे आवारा हूँ और मेरा जूता की जापानी. तो सभी रूसी लोग तो ये गाना गाते हैं. और इंदिरा और पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत अजीब थे कि रूसी लोग ऐसे प्यार करते हैं भारतीय संस्कृति और भारतीय फिल्में. और उसी ज़माने में राज कपूर आए हुए हैं और हर साल मॉस्को में और ताशकंद में फिल्म समारोह शुरू होने वाला. और बहुत ज़्यादा अभिनेत्री है और फिल्म स्टार आते हुए हैं. और न केवल भारत से आते हुए, चीनी से और दूसरे अफ्रीका से आते हुए हैं और दिखाते हैं फिल्में. और रूसी लोग बहुत प्यार करते हैं. वैसे ही उसी ज़माने में तो हर गणतंत्र में जो सोवियत संघ के बारे में, सोवियत ज़माने के बारे में हम बात करते हैं, ये 20वीं सदी है, 21वीं सदी नहीं, 20वीं सदी है. और उसी सोवियत ज़माने में सोवियत संघ में जुड़े हुए हैं 15 गणतंत्र. और सभी 15 गणतंत्र 15 देश सभी वही देश में शुरू हुआ है संस्कृति, भारतीय अनुसंधान की संस्कृति, साहित्य, इंडोलॉजी सिस्टम, इंडोलॉजी स्टडीज शुरू हुए हैं.
और दो स्कूल में, एक स्कूल में उर्दू सिखाया जाता है, दूसरे स्कूल में हिंदी सिखाया जाता है। तो मॉस्को में और सेंट पीटरबर्ग से बंगाली भी सिखाया जाता है और तमिल भाषा सिखाया जाता है। तो उसी ज़माने में ये संस्कृति, ये भारतीय और रूसी संबंध बहुत मजबूत हुए थे। और तो बहुत से ज़्यादा फिल्में दिखाते हैं सभी तो सिनेमाघरों में, और यूनिवर्सिटी में भी हिंदी विभाग खुले हैं जहाँ हिंदी सिखाए जाते हैं या इंडोलॉजी स्टडीज सिखाए जाते हैं। ये मेरे जवान ज़माना है। तो मैं सोवियत नारी में समझती हूँ अपने आप को, सोवियत नारी समझती हूँ। बीच में टोकना चाहूंगी कि तमिल भाषा के ऊपर भी रुचि है रूसी की। जी, बहुत रुचि है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसी ज़माने में बहुत ज़्यादा लोग इंडोलॉजी स्टडीज और भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य और अनुवाद भी अनुसंधान में भी बहुत रुचि थे। और तो भारत से बहुत से लोग आते हैं, सभी तो भारतीय गणतंत्र जो है भारतीय प्रदेशों से, तमिलनाडु से, केरला से, पंजाब से, ओडिशा से, ओडिशा से, महाराष्ट्र से, बहुत सभी प्रदेशों से लोग आते हैं और अनुवाद करते हैं। पहले तो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म की साहित्य, रूसी साहित्य हम अनुवाद करते हैं भारतीय भाषाएं, लेकिन इसके बाद तो रूसी क्लासिकल साहित्य अनुवाद करते हैं। इसके बाद तो हम भी भारतीय भाषाओं की साहित्य भी अनुवाद करते हैं रूसी में। तो ये हम तो इसी तरह तो रूसी हिंदी रूसी बाई बाई, तो ये नारा है उसी ज़माने से शुरू हुआ है। तो जैसे कि संस्कृति, भाषा, सिनेमा जो आपने अभी बोले, लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने में क्या भूमिका निभाते हैं? आपको क्या लगता है, मतलब आपकी दृष्टिकोण से ये मतलब क्या, व्हाट रोल इट प्लेज ऑल देन, क्या आपको लगता है कि संस्कृति कभी-कभी कूटनीति से भी अधिक प्रभावी होती है? तो उसी ज़माने से जब 20वीं सदी के बारे में हम बात करते हैं तो ये देखिए, तो द्वितीय विश्व के युद्ध के बाद लोग अभी दूसरे हैं, जैसे 21वीं सदी के दो लोग हैं, वे सभी अनुसंधान में रुचि करते हैं। तो संस्कृत भाषा सिर्फ मॉस्को और सेंट पीटरबर्ग में सिखाया जाता है, तो बाकी गणतंत्र मेरे उज़्बेकिस्तान ताशकंद यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया। मैं इसके बाद जब मैं स्नातक हो गई तो मैं मॉस्को गई और संस्कृत सीखने के लिए, मॉस्को यूनिवर्सिटी, मॉस्को राजकीय यूनिवर्सिटी 3 साल के लिए। लेकिन संस्कृति जो है तो बहुत देखिए, सभी गणतंत्र में जो हमारे साइंस अकादमी है, जो वहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज तो वही शुरू हुआ है, तो खुले हैं ये इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज, और इंडोलॉजी स्टडीज शुरू हुई, अनुसंधान की शुरू हुई है। ये है। हाँ, आप तो वैसे बोल ही चुके हैं कब से हिंदी भाषा और सिनेमा का भी प्रभाव आप बोल चुके हैं। ये पिछले कुछ वर्षों से रूस में हिंदी भाषा का पॉपुलैरिटी या भाषा के प्रति जो रुचि देखी गई है, वो आपके अनुसार क्या हिंदी की इस बढ़ती लोकप्रियता के पीछे कौन से प्रमुख कारण है? क्या ये आप बोल सकते हैं कि भारतीय फिल्मों या संगीतों का क्या रोल प्ले, मतलब व्हाट म्यूजिक इसमें क्या रोल प्ले करते हैं? भारतीय संगीत क्या थोड़ा प्रभाव करते हैं? ये देखिए, तो हिंदी भाषा तो भारतीय संस्कृति विस्तार या प्रचार करने के लिए बहुत ज़्यादा भूमिका तो भारतीय दूतावास
और सांस्कृतिक केंद्र जवाहरलाल मॉस्को में जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र है। वे बहुत मदद करते हैं सभी यूनिवर्सिटी को, सभी स्कूल को जहाँ खुले हुए हैं भारतीय संस्कृति की लोग जो अनुसंधान करते हैं और सीखते हैं हिंदी या डांस सीखते हैं या संगीत सीखते हैं, संगीत लोग जो बजाते हैं सीखने बजाते हैं तो तबला जैसे सितार बजाते हैं जी, क्लासिकल म्यूजिक जी। और ICCR बहुत ज़्यादा मदद करते हैं क्योंकि ICCR क्वोटा देते हैं और बहुत से ज़्यादा लोग रूसी वाले लोग उसी ज़माने से ना ये 6वीं दशक से 20वीं सदी के शुरू ये सिस्टम जो शुरू हुआ है वे लोग भारत जाते हैं और संगीत सीखने के लिए भारतीय नृत्य भरतनाट्यम कथक जो ओडिशा ओडिसी नाच भी दिखाते सीखने शुरू किया है लोग। भी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी लोग जाते हैं हिंदी सीखने के लिए या भारतीय संस्कृति और भारतीय हिस्ट्री भारतीय दर्शन शास्त्र सीखने के लिए वे लोग जाते हैं। एज अ टीचर आप एक शिक्षक हैं तो क्या आप ये मुझे बोल सकते हैं कि क्या आज की रूस की जो युवा पीढ़ी है, न्यू जनरेशन, हिंदी में पहले से अधिक रुचि ले रहे हैं कि कम हो गए हैं या पहले से ज़्यादा? तो देखिए, तो भारत में आगरा में है हिंदी केंद्रीय संस्थान, ये इसका भी ब्रांच जो है दिल्ली में भी। तो 1970 साल जो हुआ है वहाँ से लोग रूसी लोग वहाँ जाते हैं हिंदी सीखने के लिए 1 साल के लिए और इनको सर्टिफिकेट देते हैं, वे वापस जाते हैं और हिंदी सिखाना शुरू किया है। तो मॉस्को में एक स्कूल था जिन्होंने जिनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 स्कूल खोले हैं संत पीटरबर्ग में और मॉस्को में जहाँ हिंदी सिखाया जाता है पूरे 10 साल। तो 10 साल के बाद लोग रवानी से हिंदी बोलते हैं, बोल लेते हैं रवानी से और वहाँ जाते हैं भारत में और यूनिवर्सिटी में BA और MA करते थे और PhD भी करते थे जैसे MA के बाद। तो भारत में इंडिया रूस में तो नए पीढ़ी बहुत रुचि लेते हैं हिंदी सीखने के लिए क्योंकि ना इतने ज़्यादा लोग नहीं सीखने जैसे सोवियत ज़माने में। अच्छा। लेकिन नई पीढ़ी ये देखिए वे सभी संस्कृति को भारतीय संस्कृति रुचि लेते हैं और हिंदी सीखने रुचि लेते क्योंकि वे घूमने चाहते हैं, वो ट्रेवल करने भी चाहते हैं और वे जानते हैं रूस लोग गोवा जाते हैं, इनके लिए सिर्फ 10 या बस 20 या 50 हिंदी शब्द जब वे सीखेंगे रवानी से बात करते हैं। ये देखिए या इंग्लिश में बात करते हैं, ये इंग्लिश में बहुत आसानी से बात करते हैं भारतीय लोगों के साथ। ऐसे है। तो आपने तो you have already thrown light on this that Hindi is now taught in several Russian universities. रूस में कई विश्वविद्यालय और संस्थानों में हिंदी पढ़ाया जाता है। क्या आप ये बता सकते हैं कि हिंदी शिक्षण कार्यक्रम किस प्रकार संरचित है और छात्रों को कैसे प्रशिक्षित किया जाता है? I mean to say how the Hindi language programs are structured and how students are trained academically. मतलब एक स्ट्रक्चर होते हैं। वैसे ही रूस में 14 यूनिवर्सिटी में, पूरे रूस में 14 यूनिवर्सिटी में हिंदी सिखाए जाते हैं। मॉस्को में 9 और यूनिवर्सिटी में ये BA सिस्टम और कजान यूनिवर्सिटी, संत पीटरबर्ग यूनिवर्सिटी, फार ईस्ट यूनिवर्सिटी भी सिखाया जाता है और 2 सैनिक यूनिवर्सिटी में भी हिंदी सिखाया जाता है। तो पहले सोवियत ज़माने में 20वीं सदी में तो ये सिस्टम था स्पेशलिटी
स्पेशलिटी उसी ज़माने 5 वर्ष के शिक्षण हो रहा था। 5 वर्ष, 5 साल, 5 वर्ष मतलब 5 वर्ष के दौरान नहीं, ये तो आफ्टर द स्कूल, ये यूनिवर्सिटी में BA जैसे BA, लेकिन BA उसी जमाने में नहीं था। बस 5 वर्षों की कोर्स, 5 वर्षों का सिस्टम। वहाँ तो 2 साल संस्कृत सिखाया जाता है, हिंदी पूरा 5 साल सिखाया जाता है, 2 साल संस्कृत भाषा, तो 2 साल साहित्य सिखाया जाता है, 1 साल दर्शन शास्त्र है, इतिहास 3 साल सिखाया जाता है, और कला भी सिखाया जाता है, जैसे हम कैसे बजाना है सितार, थोड़ा सा और 1 साल लोग घूमने के लिए आगरा जाते हैं, तो हिंदी केंद्रीय संस्थान सीखने के लिए, तो सुधारने के लिए हिंदी सुधारने के लिए आगरा जाते हैं, हिंदी केंद्रीय संस्थान। So that is a practical classes, वापस जाते हैं और उनके जो डिप्लोमा करते हैं, डिप्लोमा करते हैं बस। लेकिन 21वीं सदी में सिस्टम नया बिल्कुल बदल गया है। या उसी ज़माने में भी लोग पढ़ते थे लिटरेचर, साहित्य, प्रेमचंद, विषम साहनी, कृष्ण चंदार जो है, जयशंकर प्रसाद का अमृता प्रीतम, जैसे महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, बहुत ज़्यादा है साहित्य वे लोग पढ़ते थे, तो हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। ये गोदान जैसे प्रेमचंद, वो 5 साल के दौरान वे पढ़ते थे ये गोदान। फिर 21वीं सदी में सिस्टम बिल्कुल बदल गया, क्योंकि BA शुरू हुआ, बोलोने सिस्टम जो शुरू में आया, तो BA तो 4 साल, लेकिन उसी 4 साल में सिर्फ हिंदी, संस्कृत नहीं सिखाया, ना लिटरेचर, ना साहित्य, ना दर्शन शास्त्र, ना ही इतिहास। ये बुरी बात है, ये शिक्षण के लिए बुरी बात हुआ है, क्योंकि सिर्फ हिंदी है, क्या हिंदी, और पैसा नहीं देते, कोई पैसे यूनिवर्सिटी पैसा नहीं देते कि स्टूडेंट को या छात्रों को बेचने के लिए हिंदी केंद्रीय संस्थान में हिंदी सीखना। इसीलिए मैं तो लेकिन सांस्कृतिक जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र जो है रूस मॉस्को में स्थित भारतीय दूतावास, वे मदद करते हैं 3 हफ्ते के लिए या 4 सप्ताह के लिए किसी की यूनिवर्सिटी छात्रों को भेजने प्रैक्टिस करने के लिए, तो अपनी हिंदी सुधारने के लिए। तो मैं 25 साल के दौरान मैं स्टूडेंट लेके, जनवरी उनकी हॉलीडे है, स्टूडेंट लेके भारतीय यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को लेके आए हुए हैं। वहाँ संगोष्ठी, हिंदी संगोष्ठी, हिंदी विभागों से किसी की यूनिवर्सिटी, किसी की विश्वविद्यालय में हिंदी विभागों से हम संगोष्ठी आयोजित कर रहे हैं। हिंदी प्रेमचंद के बारे में या कृष्ण सोबती के बारे में, महादेवी बाबा आज्ञे के बारे में, कवि कवयित्री के बारे में, कि हम कुछ हरिवंश राय बच्चन बी के बारे में हम संगोष्ठी करते हैं। तो लोग हिंदी, तो स्टूडेंट या छात्र छात्राएं, वो तो उनके सुनाते हैं ये कवि, ये कविताएं, या थोड़े से किसी के नॉवल के छोटे से भाग तो सुनाते हैं। ये बहुत सुविधा है इनके लिए। क्या भारतीय विश्वविद्यालय के साथ छात्र विनिमय कार्यक्रम उपलब्ध है? 10 साल के दौरान तो अच्छा सिस्टम शुरू हुआ, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे विश्वविद्यालय और किसी की भारतीय विश्वविद्यालय जैसे JNU, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे विक्रम यूनिवर्सिटी, जैसे गिरिजानंद यूनिवर्सिटी, MOU से साइन किया गया है। तो ये आसानी से लोग आते हैं, थोड़ा सा घूमने के लिए, देखते देखते सुनते हैं कि हिंदी के लोग हिंदी सीखते हैं। तो हिंदी सीखने के लिए वहाँ भारत जाना है। जैसे लोग भारतीय लोग जो रूसी सीखते हैं, तो उनको रूस में भी जाना चाहिए। आप ये बताइए कि हिंदी पढ़ाने में मूल वक्ताओं और सांस्कृतिक अनुभव कैसी भूमिका निभाते हैं?
ओह बहुत ज़्यादा अभी तो ऑनलाइन कोर्स ऑनलाइन सिस्टम ही शुरू हुआ है जहाँ भारतीय लोग खुले हैं हिंदी ऑनलाइन लेसन्स हिंदी ऑनलाइन लेसन्स बहुत ज़्यादा लोग तो भारत यहाँ रहते हुए भारतीय लोग तो हिंदी में किसी की हमारे ये जो है वो कॉन्टैक्ट जो सिस्टम है और फेसबुक में खुलते हैं ऑनलाइन शिक्षण है जहाँ वे भारतीय लोग सिखाते रूसी लोगों को सिखाते हैं हिंदी लेकिन ये तो छोटा कोर्स है क्योंकि बिगिनर्स के लिए वे आसानी से रूसी लोग आसानी से उनकी रुचि है क्योंकि गोवा जाना है केरला जाना है और घूमने के लिए जाना है तो ये घूमने के लिए ये बिगिनर जो कोर्स है ये काफ़ी सुविधा है। एक पर्सनल क्वेश्चन, यू आर टीचर, आप टीचर हैं, मैं भी एक टीचर हूँ, तो ये देखा जाता है कि हर भाषा सीखने में तो कुछ चुनौतियाँ होती है और रूसी छात्रों को हिंदी सीखने समय आपको कौन सी प्रमुख कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और शिक्षक उन कठिनाइयों को कैसे दूर करते हैं? ये देखिए जब लोग आते हैं बीए करने के लिए बीए तो यूनिवर्सिटी तो 4 साल के लिए तो ये तो पूरा व्याकरण सीखते हैं व्याकरण सीखते हैं व्याकरण जी है तो लिपि पहले लिपि देवनागरी लिपि फिर व्याकरण तो वे कठिनाई भी होते हैं ना केवल लिपि क्योंकि लिपि में रुचि है क्योंकि जैसे चित्र बनाना है जैसे लिपि देवनागरी लिपि जैसे चित्र है लेकिन जब व्याकरण के वो तो छात्र हो तो सीखते जाते हैं तो कुछ भी प्रॉब्लम है क्योंकि हिंदी और रूस में रूसी भाषा से भी ज़्यादा आसान है क्योंकि रूसी बहुत कठिन भाषा है बहुत कठिन है ज़्यादा आसान है लेकिन जी हाँ कोई भी भूतकाल जो है हम भूतकाल में बात करते हैं उन्होंने जिसने ये वाला ये बहुत कठिन इसमें आप सिंटैक्स के बारे में अगर हम अगर देखें सिंटैक्स है कि एसओवी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लेकिन इंग्लिश में आई ईट राइस तो आई इज द सब्जेक्ट ईट इज द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स द राइस आई ईट राइस हिंदी में इसका उल्टा हो जाता है मैं राइस खाता हूँ या तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब रूसी में कैसा है स्ट्रक्चर इंग्लिश के जैसा है कि हिंदी की जैसा? इंग्लिश की जैसा ओके सो देन ये देखिए वो जो जनरेशन तुम्हें देखिए कि क्या हो रहा है तो अभी मेरे स्टूडेंट 3 साल के दौरान हिंदी सीख रहे हैं ये 3य वर्ष की विद्यार्थी है 2 साल से पहले वे आए शुरू हुआ है सितंबर में शुरू हुआ है पूरा महीने हिंदी सीखना जब मैं स्टूडेंट थी हम देवनागरी स्क्रिप्ट हम 2 आवर्स तो सिर्फ 2 आवर एक आवर या 2 आवर्स जो है एक लेसन एक पाठ के दौरान हमने सीखा हाँ देखा कि अध्यापिका ने कहा सीखो याद करो सीखो हमने सीखा अभी जमाना शुरू हुआ है दूसरा नई जनरेशन की दिमाग इनके जो क्लिकिंग दिमाग है उनको याद ज़्यादा मजबूत नहीं है जब मैंने बोला मैं घर आई तो रूसी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैं आई घर मैं घर आई वे याद करते हैं मैं घर मैं भूल गई क्या घर मैं घर क्या घर
हाँ हाँ ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ ये हाँ, subject object verb जी, का वो कहाँ थोड़ा है? problem हो गया जी तो ये बहुत प्रॉब्लम है। और ये देखिए ये जैसे जैसे वे लोग ये जो आते हैं हमें मेरे एक ये था मजाक है तो वे आलोक आए सितंबर से शुरू हुआ है गणेश चतुर्थी शुरू हुआ हम गणेश मनाते चतुर्थी। हैं जी मैं दिखाती हूँ वो तो गणेश चतुर्थी जैसे मनाते हैं और उसी जमाने में देवों का देव महादेव भी है देवों का देव। हाँ वो शिव को दिखाते हैं शिव को दिखाते हैं हो ये देखिए जो महाभारत भी है जो टीवी सीरियल से मैं कुछ थोड़ा सा भाग दिखाते हैं और मैं कहती हूँ जब उच्चारण तो लिपि हिंदी लिपि देवनागरी लिपि है उच्चारण ये देखिए कैसे हम करते हैं न कैसे ये देखिए ये वो जो शिव है ये अभिनेता है इनको आता है इनके साथ एक अध्यापिका संस्कृत अध्यापिका है काम करता है इनको सिखाते हैं कैसे है उच्चारण करता है न ये मेरे स्टूडेंट कैसे वो अभिनेता है हम सोचे कि ये शिव असली शिव तो भारत में पूरे भारत में चलता हुआ है फिरता हुआ है ये जैसे ओ माय गॉड मैं पागल हो गई ये क्या बात है जैसे ये तो दूसरे रियलिटी में ही काम करते हैं लोग ये देखिए वो नो क्या बात है नहीं पीर की क्या आपको लगता है कि उच्चारण भी एक चुनौती हो सकती है? नहीं क्योंकि क्या उच्चारण है तो रूसी बोल देते ही हिंदी में अपने रूसी उच्चारण में बात करते हैं बस ये हिंदी इनको मुश्किल है जैसे आपने अभी बोला कि जी इज लाइक गणेश जी एंड देन देयर आर सर्टेन साउंड्स जी जो कि प्रोनाउंस करने में थोड़ा तो दिक्कत होते हैं तो उस हिसाब से आप कैसे कौन सी शिक्षण पद्धति आप यूज करते हैं ये देखिए जब मैं शुरू करती हूँ सीखने के लिए हिंदी कविताएं हाँ। कविताएं के माध्यम से ये अच्छा साधन है क्योंकि छोटी छोटी कविता और YouTube में बहुत ज्यादा लोग जो सुनाते हैं ये ऐसी कविता मैं देती हूँ कविता फिर ऐसे जब ये लिपि सीखते हैं ट्रांसलेशन में लिखती है ये देखिए ये छोटा कविता और सुनाते हैं कैसा उच्चारण है ये बस आसानी से तो इंटरनेट के माध्यम से हिंदी सीखना आसानी है आगे देखते हुए हाँ भाषा शिक्षा और संस्कृति सहयोग के माध्यम से आप भारत रूस मित्रता के भविष्य को कैसे देखते हैं तो क्या है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अभी तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं रूस में रूसी सीखने के लिए यहाँ तो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी में हिंदी रूसी सिखाया जाता है मैं अभी विक्रम यूनिवर्सिटी गई है वहाँ एक जवान टीचर है निशा चौरासिया मैं इनको मदद करती हूँ और उनके साथ संगोष्ठी बनाई है रूसी भाषा हिंदी रूसी ट्रांसलेशन स्टडी से तो हम सुनाते हैं रूसी के वही कवियों के कविताएं सुनाते हैं और उनके ट्रांसलेशन जो अनुवादक जो किया गया है उनके अनुवादक भी बताया है तो हिंदी विभाग में गई है वह तो आज्ञेय या हरिवंश बच्चा जो वो तो रूसी में भी अनुवाद किया गया है उनकी रचनाएं तो हम सुनाते हैं ये प्रचार प्रसार है और जिस भविष्य की हम बात कर रहे हैं उसमें युवा छात्रों का क्या भूमिका है तो शायद मैं सोचती हूँ कि जब वे इंटरनेट में इसी जो गंभीर जुड़े हुए हैं तो इंटरनेट में जो मैसेंजर जो इंटरनेट में जो यूट्यूब में ये विस्तार हो रहा है हिंदी विस्तार ये देखिए हिंदी लोग हिंदी बात करते में 100 से ज़्यादा देश में वहाँ भारतीय लोग रहते हैं मैं अब रूसी अभी मैं रूसी छात्राओं को कहती हूँ हिंदी सीखते जाओ जहाँ आप जाते हैं बहुत ज़्यादा लोग
भारतीय लोग रहते हैं। आप नमस्ते कहना, कैसे हैं आप, तो से तो आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि क्या भारतीय नारा आज का क्या है, आप जानते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, जैसे भारत एक ही परिवार है। That's great, nice to know. So नव हिंदी शिक्षा में आप कौन सी नई पहल देखना चाहते हैं? नहीं पहल मुझे अभी तो मैं नहीं कह सकती हूँ। अच्छा। हम सोचते देखते हैं क्या पीढ़ी है इसके, ये जनरेशन के बाद दूसरा पीढ़ी आ रहे हैं, वो ये जैसे लिख रहे हैं लोग, इस ज़माने में लोग सीखते हैं, दूसरे ज़माने में नहीं सीखते हैं, लेकिन हम टीचर इनको सिखाना भी चाहिए, ये हमारा क्या है कर्ज। आज के इस समृद्ध प्रेरणादायक बातचीत के समापन पर हम महसूस करते हैं कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती, बल्कि वह इतिहास, संस्कृति और दिलों को जोड़ने वाला एक सेतु होती है। आपको इस पॉडकास्ट में आने के लिए और हम लोगों के साथ बात करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। मैं कहना चाहता हूँ कि सभी भारतीय लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप भारतीय लोग जो खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद। With this we have come to the end of today's podcast. Thank you for watching us.